औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त के लिए मैंने मोहतरम अज़ीज़ अहमद साहब को मदऊ किया है और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से मेरे लिए टाइम निकाला और आज की नशिस्त के लिए ये प्रोग्राम बनाया। आज का मेरा प्रोग्राम इस लिहाज से भी बहुत दिलचस्प है और मेरे सुनने वालों के लिए ख़ास कर बहुत दिलचस्प है कि अज़ीज़ साहब जो एक मैं समझता हूँ इल्म के बड़े कदोकामत के हिसाब से इल्म में इनका बड़ा मुकाम है, लेकिन ये एक छुपे हुए मुजाहिद हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनको पब्लिक के सामने लाऊं ताकि जो लोग इनके इल्म से फ़ायदा उठाना चाहें, जैसे क्योंकि ये मुहक्किक भी हैं और इनका बहुत सी दुनिया में बहुत सी कौमों के उनके रस्म व रवाज के ऊपर बहुत इनकी तहकीक है और नज़र भी है। तो आप तकरीबन 25 साल तक महकमा वज़ारत सियाहत में एक गज़टेड अफसर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ़ शोबा जात में अपनी खिदमात जो हैं अंजाम दी और नहायत ईमानदारी से और नहायत कामयाबी के साथ अंजाम दी। इसी दौरान इनको मुल्क की तारीख़ और सकाफ़त में दिलचस्पी बढ़ती रही और इस जहत में उनका वसी मुताला भी है। इनका ख़ास मैदान तवज्जो बरसग़ीर के फ़न शेर व अदब के ऊपर था। वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास में लेक्चर भी देते रहे। आज हम इनसे गंधारा सनम तराशी पर गुफ्तगू करेंगे, जो बरसग़ीर जनूबी एशिया का एक अहम और मुनफरिद मकतबा सनम तराशी है। गुफ्तगू के बाद अगर मेरे मोअज़्ज़ज़ सामाईन या इस तारीख़ के जो तालिब इल्म हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहें, सवाल जवाब करना चाहें, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, तो मैं इनके साथ उसके ऊपर भी एक नशिस्त कराऊंगा। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और अब मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस पे गंधारा फ़न तराशी पे कुछ एक लेक्चर दें और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन को इससे वो करें। जी प्लीज़। इम्तियाज़ अली साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये अहमियत दी और मुझे मौका दिया कि मैं वसी सामाईन से बातचीत कर सकूँ और अपना जो कुछ मेरा मुबलिग इल्म है उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ, उसके साथ उनसे हिस्सा बटा सकूँ। असल में मुझे आपकी इस तारीफ़ से मियाँ मोहम्मद साहब का एक शेर, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर याद आ गया कि खशखश जिन्ना कदर ना मेरा नहीं साहब बड़ियाइयाँ, वाह, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा तो महल चढ़ाया साइयाँ। वाह वाह। अर्ज़ ये है कि फ़न संग तराशी एक बहुत कदीम फ़न है। मेरा ख़्याल है, मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि मुसव्वरी के बाद ये सबसे पुराना फ़न है और हज़ार साल से इंसान जो है ये फ़न संग तराशी या सनम तराशी जो है उसको करता रहा। क्योंकि संग तराशी अगर हम कहेंगे तो उसमें आर्किटेक्चर जी या तामीरात भी आ जाती हैं। जी जी। लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो सिर्फ़ महदूद रहेगी सनम तराशी या बुत तराशी पर, और उसके भी इस पहलू पर जो कि बरसग़ीर में एक मुनफरिद और इंतहाई अहम मकतबा है सनम तराशी का, या जिसे हम स्कल्पचर कहते हैं, उसका एक अहम शोबा है ये। आज हम जो बात करेंगे, पहले मैं कुछ मौरूज़ात पेश करूँगा कि फ़न है क्या। पहली बात यह है कि फ़न, जब हम बात करते हैं फ़न की तारीफ़ क्या है, तो फ़न दरअसल दर हकीकत किसी फ़नकार के एहसासात का किसी ज़रिया इज़हार से
नुमायाँ करना है। जी जी। यानी अब आप उसमें ये देखिएगा कि एक ही जो एक फ़नकार पर जो असरात आते हैं उसके माहौल के, उसके अपने ख़यालात के, उसके अपने नज़रियात के जो ख़यालात आते हैं, जो उसमें एक एहसास पैदा होता है किसी ज़रिए से, किसी मीडियम से, वो अगर उसका इजहार करता है तो ये फ़न है। एक बात आप इसमें वाज़ेह तौर पे समझ लें कि फ़न बुनियादी तौर पे अगर उसमें इंसानी काविश नहीं है, किसी इंसान की उसमें काविश या उसमें कोशिश नहीं है, तो वो फ़न नहीं है। इसलिए कि एक बहुत खूबसूरत सीन फितरत की अक्कासी हो सकता है, लेकिन वो फ़न नहीं है। लेकिन जिस वक्त उसको कोई फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए से उसका इजहार करता है, जिस जहत से भी करे, जिस फ़न की जहत से भी करे, वो इजहार करता है, तो फिर वो फ़न की शक्ल इख्तियार करता है। जी। अब आप देखें कि बाज़ परिंदों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन वो मौसीकी नहीं है। एक सीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो फितरत का मज़हर है, फ़न नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि खूबसूरत आदमी है, औरत है, या कोई और चीज़ है, जानवर है, वो फितरत की तो अक्कासी कर सकता है, लेकिन उसमें फ़न का कोई पहलू नहीं है। इसलिए बुनियादी बात फ़न के बारे में ये है कि फ़न में इंसानी जद्दोजहद, इंसानी काविश और कोशिश का अमल दखल होता है। जी। अगर ये नहीं है तो वो फ़न नहीं है। अब दूसरा पहलू इस बात का ये है कि फ़न जो है वो कैसे पैदा होता है। जी। फ़न जो है उसमें दो बातें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि आप जो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपको अबूर हासिल हो, या आप उसको किसी न किसी सूरत में जानते हो। जी। दूसरी ये बात है कि आप जो आपका तजुर्बा है, या जो आपको एहसासात पैदा हुए हैं, या जो आपके ख़यालात पैदा बने हैं, उनको इजहार करने का तरीका भी आपको आता होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए कि जो आदमी का, जो किसी फ़र्द का माहौल है, जो उसकी सकाफ़त में है या वैसे है, या उसने जो सीखा है, उसका वो इजहार जब करता है किसी भी शक्ल में, शायरी की शक्ल में करता है, नसर की शक्ल में करता है, बुतराशी की शक्ल में करता है, या मुसव्वरी की शक्ल में करता है, वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहा होता है। अब आप ये देखिएगा कि एक ही मज़हर है, उसको दो फ़नकार देखते हैं, दोनों फ़नकारों का जो इजहार है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। वाह। क्योंकि एक जो फ़नकार है उसने अपने हवाले से उस मज़हर को देखा है, और उसके मुकाबले में जो दूसरा फ़नकार है उसने अपने हवाले से देखा है। इसमें मैं आपके सामने मुख्तसरन दो नज़मों का हवाला दूंगा जो दो मुख्तलिफ शोरा ने अपने देखी हैं। नूर जहान के मज़ार पे एक नज़म है जिसको तिलोक चंद महरूम ने भी लिखा है उस पर, और साहिर लुधियानवी ने भी उस पर लिखा है। अब मैं मुख्तसरन उसकी कुछ आपके सामने उसके कुछ टुकड़े पेश करता हूँ। उससे आप अंदाज़ा करेंगे कि दो फ़नकारों का जो एहसासात हैं वो एक ही मज़हर को देखने के बाद कितने मुख्तलिफ हैं। तिलोक चंद महरूम साहब की जो नज़म है नूर जहान के मज़ार पर, उसका उन्होंने कहा है कि पहलुए शाह उसके दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है। ये तिलोक चंद महरूम साहब लिख रहे हैं कि दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहाँ है। क्या बात। उस पर उन्होंने नूर जहान की जो मुख्तलिफ़ खसूसियात थी, उसकी जो उसका असर नफूस था दरबार पे, और जो जहांगीर जिस तरह से उससे मुशावरत करता था और जिस तरह से वो उसके ज़ेर असर था, इसकी तारीफ़ की है, इसका बयान किया है। और आखिरी शेर उसका ये है कि जो कुछ थे कभी थे मगर अब कुछ भी नहीं है, टूटे हुए पिंजर से पड़े ज़ेर ज़मीं है। बहुत अच्छा। ये एक शायर ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया एक मज़हर को देखने के बाद। अब दूसरा देखिए कि दूसरा शायर जो है उसी मज़हर को देखता है, लेकिन उसका नुक्ता नज़र क्या है? उसका नुक्ता नज़र ये है, नूर जहान के मज़ार पर साहिर लुधियानवी, पहलुए शाह में ये दुख्तर जमहूर की खबर। वाह वाह वाह।
पहलू शाह में वाह वाह वाह, ये दुख्तर जमहूर की कब्र कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती क्या है, बात है, कितने खुरेज हकायक से उठाती है नकाब, वाह, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। बहुत अच्छी, कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्कीन के लिए साल हा साल हसीनाओं के बाजार लगे, वाह, कैसे बहकी हुई नज़रों के तायश के लिए सुर्ख महलों में जवां जिस्मों के अंबार लगे। और उससे बात है, और आखिरी उसका बंद है कि तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, वाह, हम में कोई भी जहाँ नूर व जहाँगीर नहीं, बहुत अच्छी, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, क्या बात, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। क्या बात, अब आप ये देखिए कि इसमें जो तिलोक चंद महरूम साहब हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है, और उसमें जो साहिर लुधियानवी ने अपने बात बयान की है उसमें कितना इख्तलाफ है, कितनी मुख्तलिफ है उससे। जी जी, तो हम ये देखते हैं कि किसी फ़न को या किसी फ़न के इजहार को उसके जो फ़नकार है उसने जिस तरह से उसके एहसासात थे, जो उसकी सोच विचार थी, उसके हवाले से वो अपने फ़न को पेश करता है। अब वो एक बहुत मशहूर किताब है स्टोरी ऑफ आर्ट, उसमें एक बहुत खूबसूरत फ़िक्रा लिखा गया है। वो कहते हैं कि देर इज़ नो आर्ट, देर आर आर्टिस्ट। वाह वाह वाह, फ़न नहीं है, फ़नकार होते हैं। क्या बात, तो हम ये देखते हैं कि फ़न की मुख्तलिफ़ जहतें हैं। जी, उसमें आप ये देखें कि मुसव्वरी है, उसमें सनम तराशी है, उसमें तामीरात हैं, उसमें शायरी है, उसमें नसर निगारी है, उसमें अदाकारी है, उसमें और दूसरे जो इसके पहलू हैं वो इसमें मौजूद हैं। आज जो हम इसके फ़न के मुख्तलिफ़ जहतों से हट के आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सनम तराशी के बारे में, और ख़ास तौर पे गंधारा सनम तराशी जो है इस पे हमारी गुफ्तगू होगी। जी, आप ये देखिए कि फ़न जो है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है, कर चुका हूँ कि वो क्या है। इसमें जो फ़न है दुनिया का बेहतरीन फ़न, वो दो बड़े आज़मों में पैदा हुआ है, एक एशिया में, दूसरा यूरोप में। जी, इसका मतलब मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के अबॉर्जिनीज़ का कोई फ़न नहीं है या उनका कोई नहीं, या अफ्रीका के जो कदीम हबशी कबाइल हैं उनका कोई फ़न नहीं था, या लातीनी अमेरिका है या अमेरिका के वो हिस्से जो एंग्लो सैक्सन असरात से मावरा हैं, उसमें पुराने ज़माने में कोई फ़न नहीं था। फ़न मौजूद था लेकिन उसका मयार वो नहीं है जो कि यूरोप और एशिया ने पैदा किया है। ये दो चीज़ें ये हैं, ज़रूरी है बात देखनी कि दुनिया का बेहतरीन फ़न जो है वो यूरोप और एशिया में पैदा हुआ है। अब इसमें एक बात और ये आप देखिए कि फ़न के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक ये बात ज़रूरी है कि मगरबी नुक्ता नज़र फ़न का जो है उसमें, और मशरक़ी नुक्ता नज़र जो है फ़न का उसमें, क्योंकि हर एक मज़हर का या फ़न का एक बुनियादी नुक्ता होता है, एक बुनियादी बेस होती है उसकी। मगरबी जो फ़न है, खा वो सनम तराशी है, खा वो पेंटिंग है, खा वो है, उसमें जो इजहार है वो मज़हर का बिल्कुल वैसे ही इजहार करना है जैसे वो है। मसलन आप उनकी देखें तो तस्वीरें उसमें, मैं ये नहीं कहता कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वहाँ नहीं है, पिकासो दूसरे लोग जो हैं उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी किया है, लेकिन बुनियादी तौर पे मगरबी फ़न जो है, ख़ास करके सनम तराशी और ये मुसव्वरी, उसमें जो मज़हर वो देख रहे हैं उसको उसी सूरत में पेश करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम जब आप पुराने यूनानी फ़न को देखते हैं, ख़ास करके वो जो आप उनके जो बुत तराशी के नमूने हैं उसमें आप देखते हैं तो वो जो किसी जिस्म की पट्ठों की जो हरकत है उसको भी उसमें ज़ाहिर किया गया है। या आप जिस वक्त माइकल एंग्रो के पेंटिंग्स देखते हैं, रोमन पेंटिंग्स देखते हैं उसके माइकल एंग्रो, उसमें आप जब देखते हैं तो मामूली से मामूली जिस्म की हरकत जो है उसको भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे पेश किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मगरब में जो फ़न है या मगरब में जो फ़न का को देखने का
अंदाज है, उसमें ये है कि जिस तरह से एक मज़हर मौजूद है उसको उसी शक्ल में वैसे ही उसको पेश कर दिया जाए। इसलिए हम ये देखते हैं कि मगरब के फ़न में बहुत कम हमें माफ़ोकुल फ़ितरत मज़ाहिर मिलते हैं। अब बाज़ अगर हैं भी तो उसमें माफ़ोकुल फ़ितरत हैं तो वो भी ख़ास एंगल से हैं। उमूमन बिलउमूम ये मगरबी फ़न का या मगरबी सनम तराशी का या मसवरी का ये रविश नहीं है जी। अब आते हैं हम मशरिक़ की तरफ। मशरिक़ का जो फ़न पेश किया गया है वो दुनिया के अज़ीम तरीन फ़नों में से एक है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि मज़हर तो है, लेकिन मज़हर के पसे पर्दा, उसके पस मंज़र में, जी जी, उसके पस मंज़र में जो ख़याल है, जो तसव्वुर है, बुनियादी ज़ोर उस पर है, मज़हर पर नहीं है, उस पर ज़ोर है। अब आप देखिए कि ये चाइनीज़ पेंटिंग्स जो हैं या चाइनीज़ इसमें, या आप जो हिंदू आर्ट है उसमें, मैं आपको एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। आप ये देखिए कि जो इसमें हम आप आर्ट में देखते हैं उसमें ये है कि ज़ोर जो है वो फिज़िकल साइड पे नहीं है, बल्कि उस तसव्वुर पर है जो उसमें मौजूद है, या उसका तसव्वुर जो है उसको पेश किया जाता है। अब आप इसमें देखें कि ये कि डांसिंग शिवा जो है, जी जी, या जो शिव का एक मारूफ और मशहूर नमूना है उसके नाच का, वो असल में क्या है, वो जो नमूना है वो ये है कि लॉर्ड शिवा जो है वो एक भुतने के पाँव पर रख के, पाँव रख के और नाच की शक्ल में है। उसका एक पाँव उठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसमें अगर वो निकल आए आप देखें तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जो एक पाँव है वो उठा हुआ है और दूसरे हाथ से वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। लॉर्ड शिवा जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि भाई ये मेरे पाँव की तरफ देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरी इताअत करोगे, यानी मेरी इताअत करोगे, तो दूसरा हाथ उनका इस तरह से तली जो है वो सामने है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। ये एक ऐसा तस्वुर है जो कि असल में उस बुत राशि में पेश किया गया है। दूसरी बात उसमें ये है कि लॉर्ड शिवा जो हैं ये अपने हाथ में एक डमरू पकड़े हुए हैं और वो डमरू बजा रहे हैं। अच्छा। अब उसमें ये डमरू जो है और एक दूसरे हाथ में एक जलती हुई ज़ुबान है, और ये जो इसकी आर्च है, ये जो इसके एक सर्कल सा बना हुआ है, इसमें जगह जगह पे ये जलती हुई ज़ुबानें दिखाई गई हैं। अच्छा। अब आप ये देखिएगा कि ये जो डमरू है ये क्या है। डमरू ये है, साइंस के तालिब इल्म जानते हैं कि हरकत के बगैर आवाज़ नहीं हो सकती, आवाज़ नहीं हो सकती। इस बुत का तसव्वुर ये है कि ये डमरू जो है छोटी सी डुगडुगी होती है जो अमूमन ये मदारी लोगों के हाथों में भी होती है, वो लॉर्ड शिवा बजा रहे हैं। ये कायनात जो है ये जामिद और साकित बेसकत पड़ी है। लॉर्ड शिवा जिस वक्त ये डमरू को हरकत देते हैं तो वो हरकत इसके अंदर दाखिल हो जाती है, और ये जो ज़मीन और ये सारी आसमान और कायनात है ये साकित सूरत से एक अलाइव सूरत में, एक ज़िंदा सूरत में सामने आ जाती है। ये इसमें आ जाती है। दूसरी, उसके हाथ में जलता हुआ शोला है। ये क्या ज़ाहिर करता है? क्योंकि लॉर्ड शिवा तबाही के देवता हैं, इसलिए ये जो है ये ज़ाहिर करता है कि लॉर्ड शिवा जो है जहाँ वो पैदा करने की सलाहियत रखता है वहाँ वो तबाह करने की भी सलाहियत रखता है। और ये सारा जो इसके गिर्द आप देखते हैं कि ये जो आर्च बनी हुई है, ये सारे जो
दायरा बना हुआ है, इसमें जगह जगह पे जलती हुई ज़ुबानें दिखाई गई हैं। ये दो बातों का इजहार, एक मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ख्याल है, और एक जो अमूमन तस्वुर है वो ये है कि लॉर्ड शिवा पैदा करता है अपनी आवाज़ के साथ डुगडुगी बजाने के बाद जो साकित और जामिद मौजूद है कायनात, इसमें ज़िंदगी की लहरें दौड़ा देता है, और ज़िंदगी की लहरें दौड़ाने के बाद दूसरे शोले के साथ उसी को वो ख़त्म कर देता है। अब ये सारी जो है ये इसकी ये है, और एक और इसका इंटरप्रेटेशन ये की गई है, ये इसकी तौजीह ये की गई है कि ये जो है ये बुत जो है नीचे पड़ा हुआ, ये बुराई का या बदकिरदारी का बुत है, उसको वो दबाए हुए है, उसके ऊपर खड़े हुए हैं, उसके ऊपर खड़ा है, दबा के रखा हुआ है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये की गई है क्योंकि इंसान जिस वक्त अपना इल्म हासिल करता है तो उसको अपनी लाइल्मी का और ज़्यादा एहसास होने लग जाता है, लाइल्मी का ज़्यादा एहसास होने लग जाता है। मसलन एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जिस वक्त वो आम एक फिजिशियन के तौर पे काम करता है या एक आम डॉक्टर के तौर पे काम करता है, तो जो स्पेशलिस्ट हैं जब उनसे वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि इस शोबे में तो मुझे मालूम ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह से ये ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर करता है कि ये जो आर्च है ये इंसान के जहालत से इल्मियत की तरफ, इल्मियत से जहालत की तरफ जो जो इल्म बढ़ता है जहालत का एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। तो अब मेरा ख़्याल है कि मैंने किसी हद तक ये बात आपके सामने पेश की है कि बुनियादी तौर पे मगरबी फ़न जो है उसका और इस फ़न का क्या फ़र्क है। अब आप जो मगरबी फ़न देखेंगे उसमें ज़्यादातर ज़ोर उसी बात पर है कि जो चीज़ आपने जैसे देखी है, बल्कि रीड ने जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा है कि ये नज़र का होका है कि जो आप देखें उसको वैसे ही पेश कर दें। अब मशरिक़ में जो तसव्वुर है फ़न का या उसका, वो ये है कि फ़न मज़हर के पस पर्दा जो तसव्वुर मौजूद है, जिसकी वजह से वो वजूद में आया है, उसको ज़ाहिर किया जाए। अब ये आप देख लिया, आपने ये बात देख ली है। अब आप आगे चलते हैं हम कि इसमें जो फ़न की बात हो गई, और फ़न की मुख्तलिफ़ फ़न संग तराश में एक कदीम, ये बहुत कदीम फ़न है, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया है। आज हम जो बात करना चाहेंगे वो ये है कि जो गंधारा फ़न संग तराशी है, या ये हमारे बर सग़ीर में, जनूबी एशिया में मुख्तलिफ़ हवालों से फ़न संग तराशी पे सनम तराशी या बुत तराशी पेश किया गया है जी। हम यहाँ पे जो ज़्यादातर बुत तराशी के नमूने देखते हैं वो हिंदू हवाले से हैं, हिंदू मज़हब के हवाले से जो फ़न संग तराशी की गई है वो है, बुत तराशी की गई है वो है जी। दूसरी जो है वो जैन हवाले से पेश की गई है। तीसरा ये है बुद्धिस्ट हवाले से पेश की गई है। और गंधारा फ़न तामीर सनम तराशी जो है वो बुद्धिस्ट आर्ट है, बुनियादी तौर पे जो ये है ये बुद्धिस्ट आर्ट है। और जो अमूमन बात ये कही जाती है कि गंधारा आर्ट जो है इस पर मगरबी असरात हैं उसके, इसको ग्रेको रोमन आर्ट भी कहा जाता है, यानी इस पर जो रोम और ग्रीस के सनम तराशी के असरात हैं इसमें पाए जाते हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इसमें बाज़ लिबास ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे हमें मगरबी उसमें नज़र आते हैं कि मगरबी अंदाज में वो उसके मौजूद हैं। अच्छा। अब आप ये देखिएगा कि और एक बात वो ये करते हैं कि जो ये संग तराशी है गंधारा की, उसमें आप देखते हैं कि लिबास जो है ये बिलुमूम बातें हैं जी जी। यानी एक तो ये कि जो लिबास है बुतों का, वो उसमें जो शाल पहनी हुई है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी यूनानी या रोमन देवता ने पहनी होती है। फिर कुछ अशकाल जो हैं, शक्लें जो हैं, वो उसमें देखते हैं हम कि उसमें असरात जो हैं। फिर जो
वो माइथोलॉजी है, जी जी। यानी ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी है, उसके किरदार भी हमें इसमें मिलते हैं। तो अब ये है कि अटलांट्स हैं, उसमें वो अटलांट्स जो हैं वो ये था कि तसव्वुर ये था कि कायनात को अटलांट्स जो हैं वो उठाए हुए हैं अपने कंधों पे। तो ये हम जिस वक्त जोलियाँ के इलाके में जाते हैं या जोलियाँ के खंडरात को देखते हैं, जोलियाँ टेक्सला में, हाँ टेक्सला में, तो वो टेक्सला में जो हम उसके असरात देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वाकई वो अटलांट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। अब उसमें बाद लिबास के अलावा जो ज़ोर है जी। वो भी मगरबी तर्ज के हिसाब से ऑब्जेक्ट पर है, यानी बिल्कुल वैसे ही उसको पेश करने की कोशिश की गई है कि जो वो इंसानी बात होती है। लेकिन आपने देखा कि लॉर्ड शिवा का जो बुत है उसमें 4 हाथ हैं। जी जी, ये एक माफौकुल फितरत बात है जी। तो उसमें आप इसमें देखें कि जो सनम तराशी में किया गया, इसमें आप देखिए कि ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी रोमन उसका लेजेंड जो है, ये रोमन का वो रोमन फ़ौज का कोई दस्ता है या है। ये भी ज़ाहिर करता है कि ये इस फ़न पर रोमन और ग्रीक जो है वो तसव्वुर मौजूद है, यानी जो उनका तसव्वुर है, जो उनके क्यों के लिबास, शक्ल सूरत भी और उनके जो पोस्चर्स हैं वो सारे इस तरह से हैं जैसे कि रोमन या ग्रीक उसके होते हैं। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल, अगर आप कोई पुराना रोमन या ग्रीक स्कल्पचर से वाकिफ़ हैं, देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल उसकी तरह से है। ये रोमन और ग्रीक के इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर करता है। अब इसके बाद ये देखें, आप ये देखिए कि इसमें भी जो लिबास है वो रोमन और ग्रीक अंदाज का लिबास है। अब हम थोड़ा सा इसी हवाले से जो मैंने बात आपके सामने पेश की है कि ये एक बुद्धिस्ट आर्ट है, इसमें बुद्धिज़्म को ज़ाहिर किया गया है। और दूसरी बात ये है कि इस आर्ट में जो आप देखते हैं अशकाल, शक्लें देखते हैं, या बाज़ देवता देखते हैं, या बाज़ जो उनके माइथोलॉजी में जो बातचीत है, जो उनका मज़हब था, माइथोलॉजी थी, उसके किरदार भी हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नज़र आते हैं। तो ये तो इसलिए ये बिलअमूमन ये बात की जाती है। लेकिन जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस फ़न संग तराशी में और बाकी जो फ़न संग तराशी है या फ़न सनम तराशी है या बुत तराशी है, मसलन बुद्धिस्ट के अलावा वो बुद्धिस्ट जो कि अंदरून साउथ एशिया है, मतलब मथुरा है, सांची है, बहरूत है, उसमें जो बुत तराशी की गई है उसका और गंधारा का क्या फ़र्क है। दूसरी जो हिंदू फ़न संग तराशी है, सनम तराशी है, उसमें और गंधारा फ़न संग तराशी में क्या फ़र्क है। इसी तरह से जैन बुत जो फ़न संग तराशी है उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई यूनानी फ़न पारा है, ये इस तरह से है। तो हम देखते हैं कि ये असरात जो हैं ये क्यों आए। ये असरात इसलिए आए कि ये ज़्यादा करीब था बैजेंटीनियन एम्पायर के और उसके रोमन और यूनानी जो असरात थे या जो तसव्वुरात थे फ़न और उसके मुकाबले में ये जो है ये। अब आप ये देखिए कि ये जो है असरात जो हैं ये हमें ज़ाहिर करते हैं कि इस फ़न संग तराशी पे ग्रेको रोमन असरात हैं, यानी असरात हैं। लेकिन ये सिर्फ ग्रेको रोमन असरात क्यों हैं, ये तो इस वजह से है कि ये ज़्यादा करीब था टेक्सला और ये जो दूसरे इलाके थे गंधारा के, ये उसके ज़्यादा करीब थे। अब आप उसमें ये देखिएगा कि हम इसको कंपेयर करते हैं जो दूसरे फ़न संग तराशी हैं, सनम तराशी हैं वो। अब आप ये देखिए कि उसमें आपने देखा कि लिबास क्या है। इसमें आप अब ये देखें कि जैन जो बुत तराशी है उसमें क्या फ़र्क है। एक तो लिबास नहीं है इसमें, ये जैन बुत तराशी जो है ये दो में दिखाएं। अब आप ये देखें कि ये जैन बुत तराशी जो है इसमें लिबास नहीं है,
इसमें लिबास नहीं है, बिल्कुल एक बुद्धि। ये जो एक फ़र्क है इसमें गंधारा में और इसमें एक नुमाया फ़र्क है कि जो जैन फ़न संग तराशी है या फ़न बुत तराशी है, उसमें लिबास को कोई ऐसी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन हमारे जो इसका है उसमें आप देखें कि वाज़े तौर पे उनका जो लिबास है वो मुतासरा है रोमन और ग्रीक उससे। उसके जो फ़न संग तराशी है उसमें, बुत तराशी है उसमें, उसके असरात हमें वाज़े नज़र आते हैं। अच्छा, आपने ये देखा कि ये दोनों जो है उसमें ये बुत तराशी के वो हैं। अब इसमें एक तो ये बात हुई कि जो लिबास है उसका फ़र्क है, यानी जो लिबास है वो उसका फ़र्क है, पहनावे का फ़र्क है, और दूसरे जो उसकी शक्ल और सूरत है उसका फ़र्क है। अब जो हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात कि इस पर ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंसेस हमने देख लिए कि ये मौजूद है, यानी देवी देवता जो रोमन और ग्रीक हैं उनको दिखलाया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे देवता दिखलाए गए हैं जो ग्रीक और रोमन देवता थे, एटलांट्स हैं। फिर जो बनावट है पुतों की वो, और उसमें ज़्यादा ज़ोर जो है वो उसकी फ़िज़िकल साइड पे है या उसके जिस्मानी मज़हर के इजहार जो है उस पर ज़्यादा ज़ोर है। और उसमें जो हमने देखते कि इसमें मुख्तलिफ़ जो लिबास वग़ैरह हैं या वो सारे वो इस तरह से। लेकिन आपने देखा, मैंने अभी आपको एक्सप्रेस किया कि जैन जो इजहार बुत तराशी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल नेकेड खड़े हैं और वो उनका उस तरह से है। ये एक बुनियादी फ़र्क है उसमें। दूसरी बात ये है कि अब हम हिंदू जो आर्ट है उस पर आपके सामने पेश करते हैं कि हिंदू आर्ट जो है उसका क्या असरात हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ है गंधारा आर्ट से। आप ये देखें कि एक बात जो बड़ी वाज़े है वो ये है कि ये आर्ट जो है बाद बुनियादी बातों में हिंदू आर्ट और बुद्ध आर्ट से जो साउथ एशिया के बाकी इलाकों में है, सांची में है, मथुरा में है, बहारूत में है, उसमें है, उससे ये मुख्तलिफ है। उसका इख्तलाफ जो है वो ये है, एक तो ये जो मैंने आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ पहले, और एक और बात ये है उसमें कि जो ये हिंदू बुत तराशी है इसमें एक वाज़े फ़र्क जो है वो ये है कि गंधारा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुमकिन है किसी और साहब ने भी इस पर रिसर्च की हो या तहकीक की हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि एक जो बुनियादी बातें वो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस और उसका बुद्धिज़्म का उस पर असरात, बुद्धिस्ट, ये पूरी लाइफ को महात्मा बुद्ध की पूरी ज़िंदगी को ये ज़ाहिर करता है, उनकी पूरी ज़िंदगी इसमें, और उनके बाद जो शागिर्द थे उनकी ज़िंदगी, उसके बारे में ये उन्होंने पेश की है ये बात। अब उसमें आप देखिए कि जो एक अहम बात है वो ये है कि गंधारा आर्ट में आपको नेकेड जो है बुत नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर कोई एक आध हो जो मेरी नज़र से ना गुजरा हो तो दूसरी बात है, लेकिन हिंदू आर्ट में आप इसकी बेशुमार मिसालें देखते हैं। नेकेड आर्ट, हाँ, ये यानी नेकेड उसमें दिखलाए गए हैं बुद्ध। और दूसरी बात ये है कि जो गंधारा जो बुद्धिस्ट आर्ट अंदरून बरे सगीर है, सांची है, मथुरा, उसमें भी बाज़ जो बुद्धिस्ट नमूने दिखाए गए हैं उनमें भी जो ख़वातीन हैं, मनहक़शीज़ हैं, वो नेंगी दिखाई गई हैं, उनको नेकेड दिखाया गया है, उनको बेलिबास दिखाया गया है। मामूली उन्होंने पहन रखे हैं ज़ेवरात वग़ैरह, लेकिन उनके जो आज़ा हैं, जिनसी आज़ा हैं, वो मुनव्वअ सामने नज़र आते हैं। एक ये बुनियादी फ़र्क है गंधारा आर्ट में और जो बुद्धिस्ट वो आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट जो कि साउथ एशिया के अंदरूनी उसमें मिलता है। दूसरी एक जो और अहम बात है वो ये है कि गंधारा आर्ट में आपको कोई माफ़ौकुल फ़ितरत किस्म की जो तस्वीर वो नमूने हैं वो आपको नहीं मिलते।
माफ़ौकुल फ़ितरत से मुराद मैं आपको अभी उसके नमूने दिखाता हूँ कि माफ़ौकुल फ़ितरत से क्या मुराद है। आप ये देखिए कि हिंदू आर्ट में बाज़ जो बुत तराशी के नमूने हैं उसमें बाज़ माफ़ौकुल फ़ितरत चीज़ें दिखलाई गई हैं। यानी ये आप जिस वक्त लॉर्ड शिवा के बुत देखते हैं या उसके विष्णु के, तो उसमें आप ये देखिएगा कि ये इस तरह की माफ़ौकुल फ़ितरत जो मौजूदगी है, आपको इस तरह की गंधारा आर्ट में माफ़ौकुल फ़ितरत जो नमूने हैं वो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं है।